वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में देखा था कि कल्चर मीडियम क्या होता है या इन विट्रो कल्चर क्या होता है, इन विवो कल्चर क्या होता है। फिर हमने देखा था कि कल्चर मीडियम क्या होता है या उसका कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कल्चर मीडियम का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें अगर ग्रोथ कराना है तो उसे हमें कल्चर करना होगा लैब में, तो उसको हम लोग कैसे कल्चर करते हैं। तो मीडिया प्रिपरेशन करना रहता है और उसमें सैंपल को इनोकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडिया प्रिपरेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो एक एग्जाम्पल जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। तो एक मीडियम का अगर हम प्रिपरेशन समझ लेते हैं कि कैसे उसको हम प्रिपेयर करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके आधार पर हम लोग और जो डिफरेंट सब मीडियम होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि ये न्यूट्रिएंट अगार जो है ये क्या होता है, सॉलिड मीडियम होता है। और हम वहाँ डिस्कस भी किए थे कि जितने भी मीडियम होगा जिसमें अगार मिक्स किया हुआ रहता है या अगार को ऐड किया हुआ रहता है वो सॉलिड मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि अगार जो होता है उसमें ये सॉलिडिफाई एजेंट का काम करता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार कि न्यूट्रिएंट अगार को हम लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर किसी भी मीडियम का हम लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या होता है जो उसका कुछ अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट या इतना ग्राम्स जो है हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजल्व करते हैं। तो इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट अगार हम लोग 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को वेइंग कर लेते हैं। 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को वेइंग करने के बाद आफ्टर दैट डिजल्व इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, यानी 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को हम वेइंग करेंगे। वेइंग करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजल्व कर लेते हैं। तो डिस्टिल वाटर में हम क्यों डिजल्व करते हैं, तो जो टैप वाटर होता है या जो कोई नॉर्मल वाटर है उसी को एक अपरेटस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन यूनिट। उस डिस्टिलेशन यूनिट से क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो वो डिस्टिल वाटर का मतलब होता है कि डू नॉट कंटेन एनी थिंग्स दैट इन्हांस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार लेंगे, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इसको डिजल्व कर दिया। तो डिजल्व करने के बाद देखा कि ये क्या लिया, फ्लास्क लिया, इसमें 28 ग्राम्स क्या लिया है, न्यूट्रिएंट अगार लिया है, 1000 ml ये ml डिस्टिल वाटर या 1 लीटर ये 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इसको हमने डिजल्व कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली लोग ऑटोक्लेव कर लेते हैं, लेकिन ऑटोक्लेव करने के पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट क्यों किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये न्यूट्रिएंट अगार जो होता है इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये कितना होता है, लगभग जो होता है 96 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम न्यूट्रिएंट अगार 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को जब हम डिजल्व करते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगार जो होता है अच्छे से डिजल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगार को डिजल्व होने के लिए क्या चाहिए, लगभग 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। तो हीट करने से क्या होता है, ये अच्छे से इसमें डिजल्व हो जाएगा। जब डिजल्व हो जाएगा तब उसका हम लोग क्या करते हैं, पीएच को चेक करते हैं। पीएच चेक करेंगे, पीएच कितना होना चाहिए, 7.4। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच जो होता है लगभग कितना होता है, 7.4। और हम जानते भी हैं कि मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो हम उसका क्या करते हैं,
अब यदि ये न्यूट्रिएंट अगार को 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को 1000 ml डिस्टिल वाटर में अगर हम डिजल्व करते हैं और पीएच चेक करेंगे तो पीएच क्या होता है, प्रॉपर्ली चेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये वाटर जो है ये बॉइलिंग वाटर नहीं है या हीट नहीं किया हुआ है। इससे क्या होता है, उसमें जो मीडियम होगा प्रॉपर्ली उसमें क्या होता है, डिजल्व नहीं होने के कारण क्या होता है, पीएच का जो पीएच हम चेक करेंगे तो ये पीएच एक्यूरेट पीएच नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम हीट कर दिया, हीट करने से क्या होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीएच को चेक करते हैं। तो पीएच कितना होना चाहिए, 7.4। तो जनरली जो मीडियम होता है उसको हम लोग डिजर्व करते हैं और हीट करने के बाद पीएच चेक करते हैं तो 7.4 आता है। इन केस अगर 7.4 नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कि इसका पीएच क्या हुआ 9 पीएच अगर आ गया, अगर हम पीएच चेक किए तो देखा कि क्या है, 9 है पीएच। या अगर हमने पीएच चेक किया तो देखा कि पीएच इसका कितना है, पीएच देखा कि 5 आ गया। इन केस अगर मान लेते हैं तो इस केस में क्या करते हैं, हम पीएच को एडजस्ट करते हैं। पीएच को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो पीएच को एडजस्ट करने के लिए ये 5 क्या हुआ, एसिडिक हो गया, और ये 9 क्या हो गया, अल्कलाइन हुआ है। ये 7.4 चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा क्या होता है, अल्कलाइन हुआ, बेसिक ज़्यादा हो गया। तो इधर से क्या होगा, ये 9 है तो इसको हमको कहाँ लाना है, 7.4 पर। तो अगर 5 है तो 5 से अगर इधर हम लेके जाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, NaOH को इसमें ऐड डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अगर 9 है तो 9 से अगर क्या होता है 7.4 लाना है तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, HCl डालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग पीएच को एडजस्ट करते हैं। लेकिन जनरली अगर क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगार को हम लोग डिजल्व करके पीएच चेक करते हैं तो ये क्या होता है, 7.4 आता है। इन केस अगर पीएच वेरी करता है तो ग्रोथ पर इफेक्ट आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होगा वो क्या होता है, उसका ग्रोथ क्या होता है, प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पीएच को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग लैब में। उसके बाद जब पीएच हम चेक कर लेते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, उसका हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। तो ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन में पढ़ा हुआ था कि, और ऑटोक्लेव जो होता है, ऑटोक्लेव प्रोवाइड मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है। और ऑटोक्लेव जब करते हैं तो टेम्परेचर कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और प्रेशर जो होता है 15 LB होता है टेम्परेचर। तो ये 121 डिग्री पर क्या होता है कि अगर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी इसमें है तो क्या होता है, वो कील हो जाता है। यानी ये क्या हुआ, मीडियम जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं न्यूट्रिएंट अगर, ये ऑटोक्लेव करने से क्या हुआ, स्टरलाइज्ड हो गया। स्टरलाइज होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, पोरिंग टर्म यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। पोरिंग का मतलब होता है कि ये पोरिंग मतलब है तो डालना, मतलब ये पोर कर दिया किसमें, पेट्री प्लेट में। ये जब हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं तो पोरिंग ऑफ मीडिया इन पेट्री प्लेट को हम लोग पेट्री डिश भी बोलते हैं। और ये पेट्री जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, रॉबर्ट कोच के अंडर में काम कर रहे थे। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा पेट्री प्लेट, क्योंकि इन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया हुआ था। तो पेट्री प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जब ऑटोक्लेव कर लेते हैं तो इस मीडियम को क्या करते हैं कि हम लोग पेट्री प्लेट में इसमें पोर कर लेते हैं, यानी पेट्री प्लेट में हम लोग डाल लेते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पेट्री प्लेट का जो वॉल्यूम होता है उसमें कितना वॉल्यूम, मतलब कितना मीडियम उसमें आ सकता है, तो लगभग 20 ml तक आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें मीडियम जो पोर करते हैं, मीडियम को डालते हैं तो उसमें 12 to 15, ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है 12 to 15 ml, ठीक है, उसमें हम लोग पोर कर लेते हैं। हम उतना उसमें मीडियम को पोर करते हैं, उतना मीडियम को डालते हैं जी उसका जो बॉटम नीचे का जो बॉटम लेयर होगा, सरफेस होगा, उसको क्या कर ले, प्रॉपरली कवर कर ले। उसके बाद क्या होता है कि उसको हम लोग कूल रहने के लिए कूल करते हैं। तो कूल करेंगे तो चूँकि ये न्यूट्रिएंट अगार है, इसमें अगार मिलाया हुआ है, तो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो ऑटोक्लेव करते हैं एट दैट टाइम टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो क्या उस समय हम पोर कर लेते हैं, नहीं। जब 121 डिग्री से क्या होता है, उसको हम लोग रख देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो कूल होने लगता है। तो कूल होगा तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक, कहीं कहीं लिखा रहता है बुक में कि 42 to 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन
42 डिग्री सेल्सियस, यानी 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर आएगा तो सॉलिड होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो उस समय क्या करते हैं, 42 के बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग पोर कर लेते हैं, किस में, पेट्री प्लेट में। तो ये पेट्री प्लेट में जब हम पोर करेंगे तो ये टेम्परेचर कैसे हमें पता चलेगा कि 42 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है। तो एक क्या होता है, अनुमान के तौर पे, जैसे हाथ से उसको हम लोग टच करते हैं, ये हाथ से टच करेंगे, अगर सहने लायक है तो उस समय क्या कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, पोर कर लेते हैं, ठीक है। तो पोर कर लेंगे, उसके बाद कूल होने देते हैं। तो कूल होगा तो उसके बाद क्या होता है, ये अगार होने के कारण ये क्या हो जाता है, कूलिंग के बाद क्या होता है, ये सॉलिड हो जाता है। कूल होगा, उसके बाद क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, मीडियम। ये पेट्री प्लेट हुआ और इसमें क्या हुआ, ये मीडियम पोर किया हुआ है, ये सॉलिड हो गया। यूज फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर के लिए क्या होता है कि आगे फर्दर हमें जैसे यूज करना है इस प्लेट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये मीडिया प्रिपरेशन हो गया। अब हमें कल्चर करना होगा तो इस मीडियम को लिया, जैसे सपोज स्पूटम का कल्चर करना है तो क्या करते हैं कि ये मीडियम प्रिपरेशन कर लिया है, स्पूटम लेंगे और उसमें स्ट्रिक प्लेटिंग मेथड से क्या करते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं सैंपल को, और 37 डिग्री टेम्परेचर इंक्यूबेटर में 37 पे रख देते हैं 24 to 48 आवर्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, 24 to 48 आवर्स आफ्टर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉलोनी डेवलप कर जाता है, ग्रोथ उसमें आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट अगार जो है, तो न्यूट्रिएंट अगार जो है ये मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, इसमें बहुत सारा केमिकल कंपाउंड्स क्या होता है मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो अगर कंपोजिशन हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, पेप्टोन होता है, और ये पेप्टोन कितना रहता है, 5.0 ग्राम्स। तो ये पेप्टोन का काम क्या होता है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पेप्टोन जो होता है, ये पेप्टोन जो होता है ये सेमी डाइजेस्टेड, ठीक है, या पार्शियली डाइजेस्टेड ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये पेप्टोन क्या होता है, प्रोवाइड करेगा एमिनो एसिड को, या ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन सोर्स को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करता है, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा तो उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन होगा तो उसमें क्या चाहिए, उसमें रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे या डीएनए का कंपोजिशन देखते हैं तो किससे बना रहता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट से। और उसमें बेस जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसेज इन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। एक जो होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, वो नाइट्रोजिनस बेस है, तो इसलिए उसमें क्या चाहिए, ये नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें पेप्टोन यूज किया जाता है। उसके बाद होता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट ये क्या प्रोवाइड करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कार्बन सोर्स चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। तो नाइट्रोजन सोर्स तो पेप्टोन से मिल रहा है, कार्बन सोर्स कहाँ से मिलेगा, इसको ईस्ट एक्सट्रैक्ट से। और उसके बाद क्या चाहिए, इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl हमने देखा था, जो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसकी ऑस्मोलरिटी को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। इसमें इसके अलावा क्या होता है, इसमें रहता है अगार, ठीक है। अगार जो होता है कितना लेते हैं, 50 ग्राम्स लेते हैं, ठीक है। तो ये 28 ग्राम्स का जो कंपोजिशन होता है, तो उसमें क्या होगा, 5 ग्राम्स पेप्टोन होगा, लगभग 3 ग्राम्स जो होता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है। सोडियम क्लोराइड 5 to 8 ग्राम्स, किसी बुक में लिखा रहता है कि 8 ग्राम्स तक, लेकिन जनरली सोडियम क्लोराइड कितना रहता है, 5 ग्राम्स लेते हैं। उसके बाद अगार जो रहता है इसमें कितना होता है, 50 ग्राम्स होगा। और डिस्टिल वाटर जो होता है कितना, ये 1000 ml, ये 1000 ml यानी 1 लीटर में ये क्या होता है, इसका ये कंपोजिशन हो गया। तो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। तो जितने भी हम लोग को मीडियम को प्रिपरेशन करना है, जितना भी मीडिया है उसका अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ न्यूट्रिएंट अगार देख रहा था। अगर मैकॉन्की अगार लेते हैं तो यही सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन मैकॉन्की अगार में ये चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ 28 ग्राम्स है, तो मैकॉन्की अगार में क्या होता है, 51 to 52 ग्राम्स लेते हैं, यानी 51 पॉइंट समथिंग होता है, 51.53 के आसपास में हम लोग क्या कर लेंगे, वेइंग कर लेंगे, डिजॉल्व करेंगे इसमें 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, फिर हीट करते हैं, उसका क्या होता है, pH चेक करेंगे। यानी ये सेम प्रोसेस होता है।
ठीक है। अगर ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये सेम प्रोसेस होगा, और यहाँ पे क्या होता है उसका जो अमाउंट लेते हैं हम लोग वो क्या करता है चेंज करते रहता है। तो जो मार्केट से जब मीडियम लैब में हम लोग लाते हैं तो उसके डब्बे पर ही लिखा रहता है कि कितने ग्राम्स को हम लोग कितने में डिजल्व करते हैं। तो ठीक है, एक ये मेथड हो गया कि 28 ग्राम्स जो होता है न्यूट्रिएंट अगार, जैसे एक कंपनी है हाई मीडिया, तो हाई मीडिया कंपनी जो है ये न्यूट्रिएंट अगार को बनाती है, तो उसमें से 20 ओमी ये सारे उसके कंपोनेंट्स जो है या कंपोजिशन जो देखा उसमें सब रहता है, और 28 ग्राम्स को क्या कर लेते हैं डिजल्व कर लेते हैं। एक और मेथड से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं कि चूंकि पेप्टोन हम क्या होता है, पेप्टोन अलग है, ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, सोडियम क्लोराइड है, और ये अगार है। तो ये अगर हमारे पास अलग अलग इसका कंपोनेंट्स है तो ये क्या करते हैं अलग अलग इसका वेइंग कर लेंगे, और वेइंग करने के बाद क्या होता है इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो होता है इसमें से 28 ग्राम्स क्या होगा, ये 1000 ml डिस्टिल वाटर में, या इसमें क्या करेंगे ये 5 ग्राम्स, ये 3 ग्राम्स, ये 5 ग्राम्स, ये 15 ग्राम्स 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजल्व कर लेते हैं। लेकिन अब जितने भी मीडियम आता है वो सारे उसके कंपोजिशन को मिला के बनाया हुआ रहता है, तो केवल उसका हम लोग अमाउंट देख लेते हैं कि कितना ग्राम्स जो है 1 लीटर में डिजल्व करते हैं। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। तो ये हम लोग प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं जनरली लैब में यूज किया जाता है इसको फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू सो मच।